बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुश आमदीद स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर रेडिएशन को अगर किसी मटेरियल के साथ स्ट्राइक कराया जाता है, उसके प्रोफाइल कराया जाता है, तो उस मटेरियल के ऊपर क्या असर पड़ेगा और न्यूक्लियर रेडिएशंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर रेडिएशंस को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे और अकॉर्डिंगली हम इसका इफ़ेक्ट जो है स्टडी करेंगे, जिसमें नंबर 1 है चार्ज पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियर से ड्यूरिंग रेडिएशन जो है रेडियो एक्टिविटी रिलीज़ होती हैं। दूसरा है न्यूट्रल रेडिएशंस। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर रेडिएशंस में जो चार्ज पार्टिकल रिलीज़ होते हैं उनमें सबसे पहले है अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर दो न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं और इसका जो चार्ज नंबर होता है वो 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। ये हीलियम न्यूक्लियस होते हैं। इसको इस तरह से लिखते हैं 4 2, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे हम एटॉमिक मास लिखते हैं और ये एटॉमिक नंबर है या उसका चार्ज नंबर है। तो सबसे हेवी पार्टिकल जो है चार्ज पार्टिकल है वो अल्फ़ा पार्टिकल। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं अल्फ़ा पार्टिकल, और हीलियम के हिसाब से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो जो न्यूक्लियर रेडिएशन है उसमें ऐसे लिखा होगा और इस तरह भी आपको मिल सकता है देखने को। दूसरी जो चार्ज पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियर रेडिएशन में वो हैं बीटा पार्टिकल्स। अब बीटा पार्टिकल्स या तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या पॉजिट्रॉन होते हैं, यानी नेगेटिव बीटा और पॉजिटिव बीटा। तो इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज जो है माइनस होता है और उसके एक पर्टिकुलर मास है। पॉजिट्रॉन क्या चीज़ है ये हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के एग्जैक्टली बराबर होता है, बट इसका चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन है, यानी पॉजिटिव है। तो बीटा रेजेस 2 तरह की हैं, पॉजिटिव बीटा रेस और नेगेटिव बीटा रेस। तो हम चार्ज पार्टिकल में न्यूक्लियर रेडिएशन में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनमें उनके असरात जो हम पढ़ेंगे वो अल्फ़ा और नेगेटिव बीटा और पॉजिटिव बीटा पढ़ेंगे। और इसके बाद फोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रल रेडिएशंस हैं। जिस तरह के हमने यहाँ लिखा है 2 पोर्शन है, चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रल रेडिएशन। तो चार्ज पार्टिकल्स ये रहे रेडियो एक्टिविटी की तरह रिलीज़ होने वाले, और न्यूट्रल रेडिएशन जो हैं उसमें क्या हैं जी, आपके पास है फोटॉन्स जो गैमा रेज हैं, गैमा रेज। और ये आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, गैमा ऐसे लिखते हैं गैमा रेज को। और न्यूट्रॉन्स तो विच हैव नो चार्ज इंटरेक्ट वेरी डिफरेंटली। इनका जो मैटर के साथ इंटरेक्शन है वो काफ़ी डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू चार्ज पार्टिकल। स्टूडेंट्स, मटेरियल मीडियम के साथ जब चार्ज पार्टिकल टकराते हैं तो एक्चुअली वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं उस मटेरियल को, और ये एनर्जी लूज़ करते हैं। कोई 2-3 तरीके हैं, उन तरीक़ों से लूज़ करते हैं जिसमें नंबर 1 है डायरेक्ट कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन जिसके ज़रिए एनर्जी लूज़ करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनकी लूज़ हो जाती है। दूसरा है एक्साइटेशन है, और तीसरा इसका जो है एनर्जी लॉस है वो है आयोनाइजेशन। जो मेन एनर्जी लॉस होती है चार्ज पार्टिकल की थ्रू मटेरियल मीडियम ट्रैवल करते हुए वो है आयोनाइजेशन के ज़रिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है, और जितनी एनर्जी लॉस होती जाती है इतना ही वो पार्टिकल जो है अपनी काइनेटिक एनर्जी खोता जाता है और इवेंचुअली जो है ना वो स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, द इंट्रैक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विद मैटर कंसर्न्स द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम चार्ज पार्टिकल टू द मटीरियल थ्रू विच द ट्रेवल। स्टूडेंट्स, स्कीम ऑफ लेक्चर आज की कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं मीडियम के साथ। उनका इफ़ेक्ट जो है चार्ज पार्टिकल का है आयोनाइजेशन, एक्साइटेशन, ब्रेमस्टलिंग और चेन ऑफ रेडिएशन, पेनिट्रेशन फ्लोरेसेंस है। ये जो असरात हैं ये मटेरियल मीडियम के साथ जब चार्ज पार्टिकल टकराते हैं तो इतने इफ़ेक्ट पैदा करते हैं। इन सब को हम अलग अलग स्टडी करेंगे।
और उसके बाद हम चारों किस्म की रेडिएशन जो हैं उनके असरात देखेंगे, उनके इफ़ेक्ट देखेंगे। इंटरेक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स हम देखेंगे अलग से, और इंटरेक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल, ये आपस में कंपेयर भी हो जाएंगे। इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज विद मैटर, तो इस तरह से न्यूट्रल रेडिएशंस भी हमारे पास आ जाएंगी, और इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स विद मैटर लास्ट में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, चार्ज पार्टिकल जो हैं न्यूक्लियर रेडिएशन में 4 तरह से इंटरेक्ट करते हैं मटेरियल मीडियम के साथ। नंबर 1 आयनाइजेशन, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन अल्फ़ा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। और एक्साइटेशन है अल्फ़ा एंड बीटा, दोनों अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल एक्साइटेशन प्रोड्यूस करते हैं। ब्रह्मस्ट्रलंग रेडिएशन जो हैं प्राइमरीली बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, हम इसको डिटेल से देखेंगे कि किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। चेरेनकोफ रेडिएशन जो है ये भी प्राइमरीली बीटा पार्टिकल्स हैं। और इसके अलावा जो आपके पास जो हमने पढ़ा था, ये फ्लोरेसेंस एंड पेनिट्रेशन, फ्लोरेसेंस और पेनिट्रेशन जो है ये फ्लोरेसेंस एंड पेनिट्रेशन न्यूट्रल रेडिएशंस भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं और पेनिट्रेट करते हैं मटेरियल मीडियम के अंदर, और जो गैमा रेडिएशन है वो भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं और पेनिट्रेट कर जाती हैं मटेरियल मीडियम के अंदर। तो ये जो है चार्ज पार्टिकल्स भी और न्यूट्रल रेडिएशन भी ये इफ़ेक्ट पैदा करती हैं। बाकी ये वाले जो इफ़ेक्ट हैं आयनाइजेशन, एक्साइटेशन, ब्रह्मस्ट्रलंग और चेरेनकोफ रेडिएशन, ये सिर्फ चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें जो आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज प्राइमरीली मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी लॉस। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा चार्ज पार्टिकल की जो एनर्जी लॉस होती है मटेरियल मीडियम के साथ टकराते हुए, वो थ्रू होती है आयोनाइजेशन। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आयनाइजेशन कैसे प्रोड्यूस होती है। देखें, चार्ज पार्टिकल या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव यानी बीटा रेडिएशंस, अगर बीटा रेडिएशन प्लस भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, और अल्फ़ा पार्टिकल तो हमेशा प्लस होता है, +2 का चार्ज है। तो जब मटेरियल मीडियम के साथ अल्फ़ा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स टकराते हैं तो या तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं या वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। इन केस ऑफ पॉजिटिव बीटा रेजेस और अल्फ़ा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन की, वो जो अल्फ़ा पार्टिकल जो अट्रैक्ट करते हैं जिस फोर्स के साथ, वो इसकी बाइंडिंग एनर्जी यानी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है। बाइंडिंग एनर्जी वो है जो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है, और ये सर्कुलर पाथ के ऊपर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। तो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो खींच रहा है अल्फ़ा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल इसको पुश कर रहा है, तो ये फोर्स जो है न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ जाता है, या अट्रैक्शन के ज़रिए बाहर आता है या ये रिपल्शन के ज़रिए बाहर आता है। बहरहाल दोनों सूरतों में मटेरियल के ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो प्लस का चार्ज होता है, और ये आयंस बन जाते हैं। कोई भी ये एटम है जिसमें ये न्यूक्लियस है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, सिंप्लिसिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है, तो ये पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, एटम नहीं रहते। तो इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं। A charged particle alpha or beta particle exerts sufficient force of attraction or repulsion to completely remove one or more than one electron from an atom। तो इस तरह से आयनाइजेशन हो जाती है। दूसरी बात जो हमने बताई थी, द एनर्जी इम्पार्टेड टू द इलेक्ट्रॉन मस्ट एक्सीड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है, जैसे कि हमने पहले बोला, जिस फोर्स के साथ, जिस एनर्जी के साथ न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बाउंड किया हुआ है अपने इस हसार के अंदर, अपने इस ऑर्बिट के अंदर, तो उससे ज़्यादा एनर्जी होगी तो तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और फिर एटम जो है आयन बन जाएगा। तो इस प्रोसेस से मटेरियल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? आयनाइजेशन से मटेरियल के ऊपर ये फ़र्क पड़ता है कि मटेरियल न्यूट्रल नहीं रहता, बल्कि उसको वो चार्ज पार्टिकल्स बन जाते हैं, एटम जो है वो आयनाइज हो जाते हैं, और चार्ज पार्टिकल जो है, रेडिएशंस जो है अल्फ़ा बीटा जो रेडिएशंस है उनके ऊपर क्या असर पड़ता है? उनकी एनर्जी लॉस हो जाती है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है। ईच आयनाइजेशन इवेंट रिड्यूसेस द चार्ज पार्टिकल्स वेलोसिटी, ये काइनेटिक एनर्जी इनकी लूज़ हो जाती है। रिड्यूसेस द चार्ज पार्टिकल्स वेलोसिटी i.e. द अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स लूजेस काइनेटिक एनर्जी, ये आगे भी लिखा हुआ है।
और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आयनाइजेशन से आयन पेयर प्रोड्यूस होते हैं। अब आयन पेयर कैसे बनते हैं? ये अल्फ़ा पार्टिकल था, अल्फ़ा पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अट्रैक्ट किया है, ख़ुद ये न्यूट्रल हुआ है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब अगर आप यहाँ पे सपोज करें कि यहाँ पे बीटा पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है, तो ये नॉकआउट होने वाला इलेक्ट्रॉन साथ किसी और मॉलिक्यूल के साथ चिपक जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव आयन है, जबकि दूसरा कोई मॉलिक्यूल या एटम जिसके नियर बाई था, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया है, वो पॉजिटिव आयन बन गए। तो इस तरह जो आयनाइजेशन है वो आयन पेयर भी प्रोड्यूस करती है। आयनाइजेशन टर्न्स ए न्यूट्रल एटम इनटू एन आयन पेयर। स्टूडेंट्स, अगर बीटा रेजेस मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक करें तो वो इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देती हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो मटेरियल मीडियम से रिलीज़ होते हैं, इनको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यूजुअली इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत कम होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट बाज़ ये एनर्जी इतनी काफ़ी एनर्जी होती है कि ये दूसरे एटम्स को भी आयनाइज कर सकते हैं। तो उस सूरत में इन रेडिएशंस को कहते हैं डेल्टा रेस या डेल्टा रेडिएशन कहते हैं, कि जो सेकेंडरी रेडिएशन है और ये इनके अंदर भी इतनी पावर है कि मज़ीद आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकती हैं। इस सूरत में इनको डेल्टा रेस कहते हैं। तो टेक्स्ट भी इसका पढ़ लेते हैं। द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन हैज़ सम बट नॉट मच काइनेटिक एनर्जी, यूजुअली लेस देन 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Sometimes it has enough energy to ionize additional atoms, then it is referred to as delta ray. स्टूडेंट्स, बाज़ का ऐसे होता है कि अभी हम एक्साइटेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उस सिलसिले में हम देखते हैं कि बाज़ का एक ऐसा एटम है कि जिसके ऊपर न्यूक्लियर रेडिएशंस यहाँ पे स्ट्राइक किए हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन को आके स्ट्राइक होती हैं। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम इनर इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे स्ट्राइक किए रेडिएशंस, लेकिन एनर्जी इतनी इनफ एनर्जी नहीं थी कि इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहाँ से बाहर कर दें और ये एटम जो है न्यूट्रल हो जाए। तो उस सूरत में ये तो आयनाइज हो जाएगा, बट चूँकि आयनाइजेशन के लिए एनर्जी काफ़ी नहीं थी रेडिएशन की, तो इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके आउटर किसी ऑर्बिट में आ जाता है। तो इस सूरत में जो एटम है वो एक्साइटेड एटम कहलाता है और इस प्रोसेस को एक्साइटेशन कहते हैं। चार्ज पार्टिकल मटीरियल को जिस तरह आयनाइज कर सकते हैं, इस तरह मटेरियल को एक्साइट भी कर सकते हैं। चार्ज पार्टिकल्स अल्फा और बीटा पार्टिकल exert just enough force to promote one electron of the atom's electrons to a higher energy state or shell. Insufficient energy was transferred to ionize the atom. यानी एनर्जी जो है इनसफिशेंट थी, आयनाइज नहीं हो सकता, तो इलेक्ट्रॉन जो है हायर ऑर्बिट्स में चले जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है एटम से बाहर नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से एटम आयनाइज नहीं होता, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। स्टूडेंट, आयनाइजेशन और एक्साइटेशन कहाँ पे हो रही होती है? चार्ज पार्टिकल का अपना एक ट्रेजेक्ट्री होता है। फ़र्ज़ करें कि चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, ये चार्ज रेडिएशन से, न्यूक्लियर रेडिएशन है, चार्ज पार्टिकल अल्फा और बीटा, तो इसकी ये ट्रेजेक्ट्री है। इस ट्रेजेक्ट्री या इस पाथ में जो भी एटम्स आएंगे वो एक्साइट हो जाएंगे, यानी इस एरिया के अंदर प्रोबेबिलिटी है वो आयनाइजेशन की प्रोबेबिलिटी है, ये एटम्स आयोनाइज हो जाएंगे। तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री है चार्ज पार्टिकल का, इससे दूर जो एटम है वो एक्साइट होंगे। तो एक्साइटेशन कहाँ पे होती है? अवे फ्रॉम द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द चार्ज पार्टिकल। further away from the charge particles trajectory than ionization. स्टूडेंट, एक्साइटेड एटम जो है वापस अपनी ग्राउंड स्टेट के ऊपर भी जाता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके आउटर शेल में आया था वो वापस जब अपने इनर शेल में जाएगा तो एनर्जी रिलीज़ करता है। ये फोटोन जो है
ज़्यादातर अल्ट्रावायलेट रीजन में रिलीज़ होता है। तो हर एक्साइटेशन इवेंट जो है वो चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को लूज़ करता है, कम करता है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को रिड्यूस करता है। जिस तरह आयनाइजेशन इवेंट जो है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को कम करते हैं, इसी तरह एक्साइटेशन इवेंट्स भी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को या उसकी वेलोसिटी को कम करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन। जब चार्ज पार्टिकल जो है हम बार बार चार्ज पार्टिकल का नाम ले रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रेडिएशंस, इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। तो इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन में हम चार्ज पार्टिकल्स को ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स, इनका ज़्यादा इफेक्ट है, और बाद में हम न्यूट्रल रेडिएशंस भी डिस्कस करेंगे। तो चार्ज पार्टिकल जब किसी एटम के न्यूक्लियस के करीब से गुजरते हैं तो ये अपना रास्ता तब्दील कर देते हैं, या तो ये स्लो डाउन हो जाते हैं या फिर ये अपना पाथ तब्दील कर देते हैं। तो दोनों सूरतों में कि अगर ये स्लो हो जाएं या अपना पाथ तब्दील कर दें, डिफ्लेक्ट हो जाएं, तो उस सूरत में ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज़ करते हैं जिनको ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन कहते हैं। ब्रेम कहते हैं ब्रेक, तोड़ना, और स्टर्लिंग रेडिएशन, ब्रेकिंग रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स, एक्सरे प्रोडक्शन अगर आपको याद हो कि जिसमें हम कैथोड रेज जो है एक हैवी मेटल के ऊपर स्ट्राइक करवाते थे तो उससे जो रेडिएशन निकलती थी ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन ही थी। तो एक्सरेज जो है इस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। ये टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन इज़ द electromagnetic radiation that is produced when charged particles are deflected or decelerated while traveling near an atomic nucleus। एटॉमिक न्यूक्लियस के करीब से जब चार्ज पार्टिकल गुजरता है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है या स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल आपके पास दो ही हैं, अल्फ़ा जिसके ऊपर +2 का चार्ज है और ये काफ़ी मैसिव है, तो दूसरा है बीटा पार्टिकल्स, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन जो है वो बीटा पार्टिकल से रिलेटेड हैं। अल्फ़ा पार्टिकल यूजुअली डिफ्लेक्ट नहीं होते, तो इसलिए ज़्यादातर जो ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं वो बीटा रेडिएशन की वजह से ही पैदा होती हैं। ब्रेमस्टर्लिंग इज़ आलमोस्ट exclusively associated with electrons यानी बीटा पार्टिकल्स बिकॉज द लेटर आर इजीली डिफ्लेक्टेड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मास इनका बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो इस वजह से ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन बीटा पार्टिकल्स की वजह से ही प्रोड्यूस होती हैं ज़्यादातर। चौथा इफ़ेक्ट है चेरेनकोव रेडिएशन, जो आपको पढ़ने में ये CH की आवाज़ देगा। चेरेनकोव रेडिएशंस जो है प्रोड्यूस होती हैं चार्ज पार्टिकल अगर ट्रेवल करते हैं तो, और ये ज़्यादातर ये भी एसोसिएटेड हैं बीटा पार्टिकल्स के साथ, बीटा प्लस या बीटा माइनस। एक्चुअली होता यह है कि अदर देन एयर या वैक्यूम, अगर किसी मटेरियल में से ट्रांसपेरेंट मीडियम में से जिसमें से कि लाइट भी पास कर सकती हो, उसमें से अगर चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं या पॉजिट्रॉन है वो अगर उसमें से पास करें और उस मटेरियल मीडियम के अंदर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जो है लाइट की वेलोसिटी से बढ़ जाए, तो उस सूरत में जब ये क्रॉस करती हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट को, तो उस सूरत में यहाँ पे उसी तरह की बूम्स पैदा होती हैं, जिस सोनिक बूम, जिस तरह के आपके पास जो जेट एयरक्राफ्ट है वो जब साउंड बैरियर क्रॉस करता है तो उस वक्त सोनिक बूम्स पैदा होती हैं। तो जब किसी भी मटेरियल मीडियम के अंदर बीटा पार्टिकल्स वेलोसिटी ऑफ लाइट को जैसे क्रॉस करते हैं तो इस तरह की बूम्स प्रोड्यूस होती हैं, ये रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। इन रेडिएशंस को चेरेनकोव रेडिएशन कहते हैं। इनका कलर भी वायलेट होता है। चेरेनकोव रेडिएशन इज़ द ब्लू लाइट, हमने वायलेट बोला, ये ब्लू लाइट है, इसको करेक्ट कर लें। एमिटेड बाई चार्ज पार्टिकल दैट ट्रेवल थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, वाटर, एग्जाम्पल दी है वाटर की, फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो उस मीडियम में बीटा पार्टिकल जो हैं उनकी वेलोसिटी लाइट से ज़्यादा होगी। ग्लास आप कह सकते हैं, ग्लास के अंदर या फिर वाटर के अंदर जब बीटा पार्टिकल्स ट्रेवल करेंगे
विद द स्पीड मोर देन लाइट। तो उस वक्त जो है रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी उनको चेरेनकोव रेडिएशन कहते हैं और ये ब्लू कलर में इमिट होंगी। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन। अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशन जब मटेरियल मीडियम के साथ टकराती हैं तो उसमें पेनिट्रेट कर जाती हैं, उसके अंदर धंस जाती हैं। तो हम ये देखेंगे कि कौन सी रेडिएशन कितनी पेनिट्रेटिंग है। इसमें सबसे कम पेनिट्रेशन पावर जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स की है, उसके बाद बीटा पार्टिकल्स की और फिर गैमा की, और सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर जो है वो न्यूट्रॉन की है। यानी न्यूट्रल रेज जो हैं सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं। याद रखिएगा किसी भी मटेरियल के अंदर इफ़ेक्टिव डेप्थ जो होती है, इफ़ेक्टिव डेप्थ को रेंज कहते हैं। यानी अगर आपके पास एक ये बीटा पार्टिकल है, फ़र्ज़ करें एक बीटा पार्टिकल अगर एक मटेरियल के अंदर जिसकी ये थिकनेस है उसके अंदर ट्रेवल करता है ऐसे जिगजैग पाथ पे, तो इसका ये जिगजैग पाथ इसकी रेंज नहीं होगी बल्कि रेंज होगी इफ़ेक्टिव डेप्थ होगी। यानी स्ट्रेट आप काउंट करेंगे तो ये कितनी डीप तक इलेक्ट्रॉन चला गया है, या गैमा रेज या अल्फ़ा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल जो भी हैं इसके अंदर धंस गए हैं, इसको कहते हैं रेंज। तो चार्ज पार्टिकल बेसिकली चार्ज पार्टिकल जब किसी मटेरियल से गुजरते हैं तो वो मटेरियल के जो आइटम्स हैं उनको एक्साइट करते हुए जाते हैं, आयनाइज करते हुए जाते हैं, और जितना वो एक्साइट करते हैं या आयनाइज करते हैं इतनी उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है और इवेंचुअली दे स्टॉप। इस वजह से चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनकी रेंज कम होती है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल रेडिएशंस के। तो इस टेक्स्ट को भी पढ़ लेते हैं। चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंटरेक्ट विद सब्सटेंस, लूज देयर एनर्जी और स्पीड एंड इवेंचुअली स्टॉप। डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन अ मीडियम बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द पार्टिकल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट है वो है फ्लोरेसेंस। न्यूक्लियर रेडिएशन कई एक ऐसे मटेरियल हैं जिसके ऊपर जब न्यूक्लियर रेडिएशन टकराती हैं तो उनके अंदर चमक पैदा करती हैं। तो इस चमक को हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। ये एक्चुअली होता ये है कि जब रेडिएशन किसी एटम से टकराती हैं तो हम इस मटेरियल को ज़रा एटम की तरह से ड्रा कर लेते हैं। ये न्यूक्लियस है और ये इसके अराउंड जो है ऑर्बिट्स हैं डिफरेंट। तो ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ फ़र्ज़ करें कि रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराई है, अब्ज़ॉर्ब की रेडिएशन, और अब्ज़ॉर्ब करने के बाद ये आउटर ऑर्बिट में गया है, एक्साइटेड स्टेट में आया, और जब वापस ये जंप किया है इसने तो वापस जंप करके ये इस तरह से गया है कि जो इसकी एनर्जी रिलीज़ होने वाली एनर्जी है, फोटोन जो रिलीज़ किया इसने, वो है विजिबल रीजन के अंदर आ गया है। तो जब विजिबल रीजन के अंदर आएगा तो आपको वो नज़र आ जाएगा। तो इस तरह के कुछ मटेरियल हैं कि जिनसे अगर रेडिएशंस टकराती हैं तो उनमें चमक पैदा होती है, यानी लो फ्रीक्वेंसी के अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो आपको दिखना शुरू हो जाती है। इसको फ्लोरेसेंस कहते हैं। फ्लोरेसेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग रेडिएंट एनर्जी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड री इमिटिंग द एनर्जी इन लो फ्रीक्वेंसी इन विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये फ्लोरेसेंस इफ़ेक्ट है। हम आगे डिफरेंट रेडिएशन का देखेंगे कि वो कौन कौन से मटेरियल के साथ फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम जनरल इफ़ेक्ट देख चुके हैं रेडिएशन के। डिफरेंट मटेरियल के साथ जब टकराती हैं रेडिएशन तो क्या असरात पैदा करती हैं, वो 3, 4, 5 जो भी इफ़ेक्ट थे हमने वो अच्छे से स्टडी कर लिए। अब हम हर रेडिएशन को बारी बारी डिस्कस करेंगे कि उनके क्या पर्टिकुलरली क्या इफ़ेक्ट्स हैं। ये हमारा एक कंपैरिजन भी हो जाएगा, और ख़ास तौर पे जो न्यूट्रल रेडिएशन है उसको हमने ज़्यादा इतना डिटेल से डिस्कस नहीं किया, उनका जिक्र भी आगे इस तरह से हमें आ जाएगा। सबसे पहली बात जो स्टूडेंट्स नोट करने वाली है वो अल्फ़ा पार्टिकल इज़ अबाउट 7000 मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। ये 7000 गुना इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भारी है, इसलिए ये ज़्यादातर डिफ्लेक्ट नहीं होता। तो ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन इस वजह से प्रोड्यूस नहीं होती हैं। इट डज़ नॉट सफ़र एप्रिशिएबल डिफ्लेक्शन फ्रॉम स्ट्रेट पाथ। तो अल्फ़ा पार्टिकल का जो पाथ है वो उसका ट्रेजेक्ट्री सीधा ही होता है। तो आगे हम रेडिएशन डिटेक्टर्स पढ़ेंगे जिसमें हम ट्रेजेक्ट्री स्टडी करते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल जब हमें ये ऐसे लगे कि सोर्स है और सोर्स से कुछ हमें ट्रेजेक्ट्री सीधे सीधे नज़र आ रहे हैं तो ये निशान होगा अल्फ़ा पार्टिकल्स का। क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या वजह है
वजह ये है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स ज़्यादा हैवी हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करते हैं। अगर किसी सोर्स से रेडिएशन ऐसे निकल रही हैं, ऐसे, तो ये हमें रेडिएशन डिटेक्टर में अगर इस तरह का इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है, तो ये जो है अल्फ़ा पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये गैमा रेज भी हो सकती हैं और ये बीटा रेज भी हो सकती हैं। दूसरी बात, अल्फ़ा पार्टिकल प्रोड्यूसेस इंटेंस आयनाइजेशन along straight path till it comes to rest। तो इस स्ट्रेट पाथ अल्फ़ा पार्टिकल के सामने इस स्ट्रेट पाथ पे जो भी पार्टिकल आएगा उसमें इंटेंस आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज़्यादा आयोनाइजिंग इफेक्ट है इनका। अल्फ़ा पार्टिकल प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस और ग्लो ऑन स्ट्राइकिंग सम सब्सटेंसेस लाइक जिंक सल्फाइड, सोडियम आयोडाइड, बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड कोटेड स्क्रीन्स। तो इनके साथ अल्फ़ा पार्टिकल जब टकराते हैं तो इन मटेरियल के साथ अगर कोटेड स्क्रीन हो तो उसके साथ जब अल्फ़ा पार्टिकल टकराएंगे तो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी। पेनिट्रेशन पावर लो है। क्यों लो है जी? दो बातें हैं। नंबर वन तो ये हैवी हैं, काफ़ी मैसिव हैं, 7000 टाइम्स मैसिव दैन इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात यह है कि पॉजिटिव चार्ज है और इंटेंस आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए तो इनका एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होता है आयनाइजेशन की वजह से। तो इनकी जो इस तरीके से है जो पेनिट्रेशन पावर है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है इंट्रैक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल्स विद मैटर। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है बीटा पार्टिकल आल्सो लूज एनर्जी बाई प्रोड्यूसिंग आयनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आयनाइजेशन एबिलिटी। तो बीटा पार्टिकल्स की आयनाइजेशन एबिलिटी 100 टाइम्स कम होती है एज़ कम्पेयर टू बीटा पार्टिकल। तो आयनाइजेशन एबिलिटी इज़ 100 टाइम्स लेस दैन दैट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। जैसा कि हमने पहले बताया कि आयनाइजेशन इज़ मेन मैकेनिज्म ऑफ लूजिंग एनर्जी, तो इस वजह से जिस तरह आप देख लेंगे 100 टाइम्स अल्फ़ा पार्टिकल्स की इसकी आयनाइजेशन पावर कम है, तो इस वजह से इनकी जो रेंज है वो भी 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। रेंज ऑफ द बीटा पार्टिकल इज़ 100 टाइम्स मोर देन द अल्फ़ा पार्टिकल। तो अल्फ़ा पार्टिकल से ही 100 टाइम्स ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है, यानी अगर 1 मिलीमीटर तक ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 मिलीमीटर तक अगर अल्फ़ा पार्टिकल पेनिट्रेट कर सकते हैं, तो उसी मटेरियल के अंदर 100 मिलीमीटर तक जो है ना बीटा पार्टिकल्स जो है ना वो पेनिट्रेट कर जाएंगे। नेक्स्ट है बीटा पार्टिकल्स आर मोर इजीली डिफ्लेक्टेड बाय कोलिजन देन अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो ये किसी मटेरियल से टकराते हैं, न्यूक्लियस के करीब से गुजरते हैं, तो ये टिल्ट हो जाते हैं, अपना पाथ तब्दील कर देते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं ईज़िली, जिसकी वजह से ब्रैमस्टर्लिंग रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं, ब्रेकिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल में ऐसा नहीं है, बीटा पार्टिकल अपना मास कम होने की वजह से ब्रैमस्टर्लिंग रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। बीटा पार्टिकल्स जिस तरह के लाइटर पार्टिकल हैं, मटेरियल के अंदर जब ये पेनिट्रेट करते हैं तो ये जिगजैग पाथ के ऊपर पेनिट्रेट करते हैं, लेकिन रेंज इनकी क्या होती है? इफेक्टिव डेप्थ, जिस तरह के हमने पहले बताया था। तो रेंज ऑफ द बीटा पार्टिकल इज मेजर्ड बाय द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। तो ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल ऐसे गए तो इसकी डेप्थ, इसकी रेंज ज़्यादा हो जाएगी, बल्कि नहीं, रेंज वही होगी जो इसकी इफेक्टिव डेप्थ है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किसी भी जब मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा तो रेंज कम हो जाएगी, चाहे वो कोई भी रेडिएशन हो। तो डेंसर मीडियम में रेंज कम हो जाती है। तो इसी तरह बीटा पार्टिकल्स की रेंज भी कम हो जाएगी अगर मीडियम ज़्यादा डेंसर है। मोर डेंसर द मीडियम, शॉर्टर इज़ द रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, और फ्लोरेसेंस कौन सा मटेरियल है? ऑलमोस्ट वही मटेरियल है, जिंक सल्फाइड है, सोडियम आयोडाइड है और बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड कोटेड स्क्रीन्स। अगर इनके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगे, चमक प्रोड्यूस करेंगी बीटा पार्टिकल्स। अब आते हैं न्यूट्रल रेडिएशन का मैटर के साथ इंट्रैक्शन की स्टडी की तरफ। तो उनमें सबसे पहले हम गैमा रेडिएशन को स्टडी करते हैं। गैमा रेडिएशन क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन्स हैं, हाई एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, हाई फ्रिक्वेंसी की। तो सबसे पहली बात, इनकी आयनाइजेशन पावर कम होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स। गैमा रे फोटॉन्स प्रोड्यूस वेरी लिटिल आयनाइजेशन। सबसे पहली बात ये नोट करने वाली है।
स्टूडेंट्स गैमा रेज मटेरियल मीडियम के साथ 3 तरीक़ों से इंटरैक्ट करते हैं और ये तीनों हम मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। हम इनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आप इसके ऑलमोस्ट वाकिफ़ हैं। एट लो एनर्जीज़ लेस देन 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है बल्कि 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर एनर्जी कम हो गैमा फोटॉन की, तो जो डोमिनेंट प्रोसेस है उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। डिटेल से हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 17 में। तो इंटरमीडिएट एनर्जीज़ बिटवीन 0.5 टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी अगर गैमा रे फोटॉन की एनर्जी हो 0.5 से लेकर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डोमिनेंट प्रोसेस होगा कॉम्पटन स्कैटरिंग। हायर एनर्जी हो यानी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर आप चले जाएं तो फिर डोमिनेंट प्रोसेस होगा पेयर प्रोडक्शन। ये पेयर प्रोडक्शन, कॉम्पटन स्कैटरिंग और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको एक दफ़ा फिर बता रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 के अंदर काफ़ी इनकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। एयर के अंदर गैमा रे जब ट्रेवल करती हैं तो उनकी जो रिड्यूस होती है इंटेंसिटी, तो वो इस तरह से है। इन एयर द गैमा रे इंटेंसिटी आई फॉल्स ऑफ एज इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। तो इस रिलेशन के मुताबिक जो है वो सोर्स से दूर होते हुए उनकी इंटेंसिटी रिड्यूस होती जाती है। ये एयर के लिए ये रिलेशन है। सॉलिड के लिए रिलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। इन सॉलिड द इंटेंसिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, ये आई नॉट है, आफ्टर पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, डिस्टेंस एक्स इन द मीडियम इज़ रिड्यूस टू एन इंटेंसिटी आई गिवन बाय द रिलेशन। ये रिलेशन है जी, आई इज़ इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर माइनस म्यू एक्स। तो बाकी रेडिएशंस की तरह गैमा रेडिएशंस भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। गैमा photons produce fluorescence on striking some substances like zinc sulfide, sodium iodide, or barium platinum cyanide coated screens. नेक्स्ट है इंट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स विद मैटर। तो न्यूट्रॉन चूँकि न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल पार्टिकल हैं, तो इसलिए इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग है। बीइंग न्यूट्रल particles, their range is very large, they are extremely penetrating particles। सबसे ज़्यादा रेंज न्यूट्रॉन्स की होती है। न्यूट्रॉन्स तभी स्लो डाउन होते हैं जब वो किसी पार्टिकल से डायरेक्ट कोलिजन करते हैं, क्योंकि ये ना तो एक्साइटेशन प्रोड्यूस करते हैं ना आयोनाइजेशन, तो इसलिए इनकी जो वेलोसिटी लॉस होती है वो डायरेक्ट कोलिजन से ही होती है। और कोलिजन भी इनका ऐसे पार्टिकल से होना चाहिए ये जो कि इससे ज़्यादा हैवी हों या इनके साथ इनका मास जो है इनके साथ कंपेरेबल हो। तो न्यूट्रॉन्स कैन ओनली बी स्लो डाउन बाय डायरेक्ट कोलिजन विद द न्यूक्लियस और अदर पार्टिकल्स दैट आर मोर मैसिव आर comparable to the neutrons। स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन जो हैं वो इनडायरेक्ट आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनकी जो इंटेंसिटी है बहुत कम है, बहुत कम इनडायरेक्ट आयनाइजेशन होती है। बट ये उस वक्त होता है जब ऐसे मटेरियल के साथ, ऐसे मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं कि जिनमें हाइड्रोजन मौजूद हो और उसमें से प्रोटॉन को नॉकआउट करते हैं। न्यूट्रॉन्स produce very little indirect ionization when they interact with the material containing hydrogen atom and knock out the protons। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।